अरे पवन, सीमा को आवाज लगा जल्दी से नीचे आए। और कितना टाइम लगेगा उसको तैयार होने में? पंडित जी बार बार बोल रहे हैं। हवन का मुहूर्त शुरू होने वाला है। तुम दोनों मियाँ बीवी आकर अपना आसन ग्रहण करो ताकि मुहूर्त के तय समय पर पूजा शुरू हो सके। सीमा की बुआ सास अपने भतीजे पवन को जल्दी से सीमा को नीचे हॉल में बुलाने के लिए बोलने लगी। पवन की आवाज सुनकर जल्दी से सीमा बड़े अच्छे से सज धज कर इतराती हुई अपने बालों के गजरे को सही करती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर ही रही थी कि सीमा का पैर साड़ी में उलझ गया और वह लड़खड़ा गई। सीमा के मुंह से सीख निकल गई। उसका पैर मुड़ गया था। सीमा वहीं सीढ़ियों में बैठ गई। सब लोग सीमा के पास आए और पूछे क्या हुआ। जोर से तो नहीं लगी, पैर तो सही है ना तुम्हारा? पवन बोला। चलो सीमा खड़ी हो, चलने की कोशिश करो। सीमा खड़ी होकर चलने की कोशिश करने लगी, पर उससे चला नहीं गया क्योंकि उसके पैर में मौस आ गई थी। वह दर्द से कहरा रही थी। बुआ जी उदास और दुखी होते हुए बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया? तुम्हारी तो बहुत भयंकर मौस आई है। तुमसे तो चला भी नहीं जा रहा। इधर पंडित जी हवन में बैठने के लिए बोल रहे हैं। अब क्या करें? तुमसे तो नहीं बैठा जाएगा हवन में। पूजा का मुहूर्त भी अब शुरू ही होने वाला है। तभी वहां पर पवन का छोटा भाई पंकज भी आ गया। वह बाजार में कुछ सामान लेने गया था। उसको देखते ही बुआ जी बोली, अरे पंकज, जा तू तैयार हो जल्दी से। अब हवन में तुझे और तेरी बीवी को ही बैठना पड़ेगा। तेरी भाभी के तो मौस आ गई पैर में। उससे तो ये सीढ़ियां भी नीचे नहीं उतरी जाएगी। जा जल्दी से तैयार हो जा। मैं तेरी बीवी रिया को बोलती हूँ, रसोई का सारा काम छोड़ दे और जल्दी से थोड़ा अच्छे से तैयार होकर आए और हवन में बैठे। ऐसा बोलकर बुआ जी जल्दी से रसोई घर की तरफ गई, जहां इस घर की छोटी बहू रिया पूजा के लिए प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही थी। बुआ जी रिया के पास गई और बोली, अरे छोटी बहू, ये प्रसाद बनाना तो छोड़, इसको मैं संभाल लूंगी। तू तो जा जल्दी से थोड़ा तैयार होकर आ जा। कोई बढ़िया सी साड़ी पहन ले। रिया बीच में बोली, क्यों बुआ जी? सुबह तो जब मैं अच्छी साड़ी पहन रही थी तो आपने बोला था। अरे तुझे इतना तैयार होने की क्या जरूरत है? तुझे कौन सा पूजा में बैठना है? तुझे तो रसोई के काम संभालने हैं, तो घर की साड़ी पहन ले। तो मैंने वह पहन ली। अभी रसोई के काम पूरे नहीं हुए हैं। मैं अभी सेंज
नहीं करूंगी। रसोई के काम करने के बाद तैयार हो जाऊंगी। बुआ जी रिया को थोड़ा आंख दिखाते हुए बोली, अरे मुझे कोई शौक नहीं है तेरे मुंह लगने का। वह तो बड़ी बहू के पैर में मौस आ गई, इसलिए वह पूजा में नहीं बैठ पाएगी। अब किसी न किसी को तो पूजा में बैठना पड़ेगा। बड़ी बहू नहीं तो छोटी बहू को तो बैठना पड़ेगा ना, वरना मैं नहीं बोलती तुझे। वैसे भी तुझे कौन अहमियत देता है, बड़ी बहू के दिक्कत है इसलिए तुझे बोल रहे हैं। छोटी बहू बुआ जी की ऐसी बात सुनकर आज रिया का 10 साल से दबा हुआ गुस्सा बाहर आ गया। रिया भी तुनक कर बोली, अरे बुआ जी मैं इस परिवार की छोटी बहू थोड़ी हूँ, मैं तो इस परिवार की रफ कॉपी जैसी हूँ। इस परिवार की तो बस एक ही बहू है, बड़ी बहू, जो बहुत पैसे वाले परिवार से है। आपकी बड़ी बहू के परिवार वालों ने ही तो जेठ जी को बिजनेस कर दिया है। उस बिजनेस से तो हमारा परिवार चल रहा है। मेरे पति भी इतने सक्षम नहीं हुए कि वह अपना अलग से कुछ करे। जेठ जी के साथ वह भी उस बिजनेस को संभाल रहे हैं, जिसमें उन्हें आधे मालिक का दर्जा कम और नौकर होने का एहसास ज्यादा कराया जाता है। इस परिवार में हर काम बड़ी बहू को पूछ कर किया जाता है। मुझको तो कोई बताना भी जरूरी नहीं समझता, मुझे कुछ पूछा नहीं जाता। इस परिवार में बस कोई काम होता है तो इतना भर बोला जाता है कि तुम्हें रसोई का काम देखना है, इतना बता दिया जाता है बस। और मैं इस घर की नौकरानी बनकर घर पर आए हुए मेहमानों और रसोई के बीच में पिसी हुई रहती हूँ, और आपके घर की बड़ी बहू सज धज कर तैयार होकर घर आए हुए लोगों को मेरे हाथ का बना हुआ खाना परोसते हुए ऐसे जताती हैं जैसे ये खाना उसने ही बनाया हो, और वही इस घर की पूरी बागडोर संभालती है। मुझको तो किसी रिश्तेदार की शादी में भी तब जाने को मिलता है जब जेठानी जी का जाना नहीं हो पाता। मैं तो इस घर के लिए रफ कॉपी के पन्नों की जैसे हूँ, जिसको कैसे भी रफ एंड टफ काम में लो और काम हो जाए तो पन्ना फाड़ कर फेंक दो। कितने ही अपशब्द बोल दिए जाते हैं, किसी भी काम को लेकर कुछ भी सुना दिया जाता है। कोई काम पूछना तो दूर, बताया भी नहीं जाता। जब घर में काम होता है तब पता चलता है। आज ये काम है हमारे घर में रफ कॉपी के जैसे, यहाँ से वहाँ घर के हर कोने में सिर्फ और सिर्फ रफ काम करने के लिए बुलाई जाती हूँ। काम होते ही मुझको वापस रसोई में जाने के लिए बोल दिया जाता है। मेरे जाते ही आपकी वापस महत्वपूर्ण बातें शुरू हो जाती हैं, जैसे रफ कॉपी में कोई अपनी महत्वपूर्ण बात नहीं लिखता।
वैसे ही मेरे सामने भी तो आप लोग कोई घर की जरूरी बात नहीं करते। पंकज रिया को पूजा में बैठने के लिए बुलाने आया था। उसने भी रिया की सारी बातें सुन ली थी। पंकज भी अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसका हाल भी तो बिल्कुल रिया के जैसे था। बिजनेस में उसको नौकर ही समझा जाता था। रिया के कंधे पर हाथ रख कर पंकज बोला, माफ कर दो रिया, अपने साथ साथ मैं तुम्हें भी ये घुटन भरी जिंदगी देता रहा, पर अब और नहीं। मैं मेरा खुद का छोटा मोटा बिजनेस देख लूंगा। आराम से स्वाभिमान से अपने नए घर में रहेंगे, जहां मैं तुम्हें रफ कॉपी नहीं बनने दूंगा, बल्कि घर की बहुत जरूरी फाइल बनाकर रखूंगा। पंकज की बात सुनकर रिया के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। पंकज रिया को मुस्कुराते हुए देखकर बोला, पर अब देर मत करो रिया, पूजा का मुहूर्त शुरू हो गया है। ये पूजा तुम्हें रफ कॉपी से छुटकारा दिलाकर बेस कीमती चीज बनाएगी। दोनों पति पत्नी खिल खिलाकर हंस पड़े। बुआ जी उन दोनों को देखती रही, पर कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि अब घर की छोटी बहू रफ कॉपी के जैसे अपने साथ, अपने स्वाभिमान के साथ किसी से कुछ भी नहीं सुनेगी। अपने घर की बहुओं को बराबर इज्जत और सम्मान दीजिए, कम या ज्यादा नहीं।